अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोई एक्सक्लूसिव ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਜ਼ਹੀਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵੇ ਸੋ ਕਈ ਵੀ ਤਾਰਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਂ ਕਦਰ ਖਿਦਮਾਤ ਹਨ ਪਈਆਂ। ਜੀ ਰਸ਼ੀਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਲਮੀ ਅਤੇ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਪਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕਫ ਕਰ ਦੇਵਣਾ ਅਗਰ ਆਖਿਆ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ रशीद अरशद सलीमी साहब, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बहुत मेहरबानी सलीमी साहब, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? थोड़ी ठीक ठाक। अच्छा सलीमी साहब, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਥੇ? 60 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। मैंने 1966 में गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से MA उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से पास किया और शुरू से मेरा इल्म व शायरी और अदब से बड़ा गहरा लगाव था। यहाँ तक कि जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो उस वक़्त तक मैं अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़, सादत हसन मंटो और इनकी बेशतर किताबें मैं ख़त्म कर चुका था और यही उसकी बुनियाद थी बाद में मेरे MA उर्दू करने की कि एक मंटो के एक थीसिस मेरे मज़मून की वजह से मेरे उस्ताद प्रोफेसर रियाज जैदी साहब ने मुझे जबरन मजबूर किया कि आप लाजमी तौर पर MA उर्दू करें, जबकि मैं MA इकनॉमिक्स करना चाहता था। तो ये एक बुनियाद बनती है। उसके बाद जब मैंने MA उर्दू कर लिया तो ये भी मेरे लिए बड़ा आनर की बात है कि इमरोज़ अखबार में अपॉइंटमेंट के सिलसिले में मेरी सिफारिश भी अहमद नदीम कासमी साहब ने की। तो उसके बाद मैंने 67 में इमरोज़ लाहौर ज्वाइन किया। जब मुल्तान सलीमी साहब की में आमला तैयार लाहौर तो बाद 69 में मेरी ट्रांसफ़र मुल्तान हो गई। तो उस वक़्त से फिर मेरी मुल्तान ट्रांसफ़र हो गई। तो फिर 69 से लेकर 91 तक, जब तक ये अखबार चलता रहा, मैं इससे वाबस्ता रहा। अच्छा, ज़्यादातर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਏ। मैंने जब इमरोज़ में मैंने कोई 10 साल तक मैंने सब रीडर, न्यूज़ रीडर, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ रीडर, इस हैसियत से मैंने काम किया। उसके बाद 78 में मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट जो चंद माह पहले जिनकी डेथ हुई है, हमीद अख्तर साहब, वो इमरोज़ मुल्तान के एडिटर थे। उनकी हिदायत पर फिर मैं रिपोर्टिंग की तरफ आया। तो फिर यह है कि लेकिन साथ चूँकि मेरा गेम से ज़ाती तौर पर ताल्लुक़ था, मैं जब मैं स्कूल लेवल पे था, कॉलेज लेवल पे था, उस वक़्त मैं ख़ुद भी क्रिकेट खेलता रहा, आम खास बाग में खेलता रहा, फिर बोसन रोड में हम चले गए। तो ये है कि मेरा स्पोर्ट्स से शुरू से दिलचस्पी थी। फिर ये है कि मैंने मुल्तान के नामवर क्लब साबरिया क्लब के सेक्रेटरी के तौर पे ज्वाइन किया। उसके मैं 14 साल तक सेक्रेटरी रहा, फिर 14 साल तक मैं उसका सदर रहा। तो इंज़मामुल हक ये और मुल्तान के और एक नामवर खिलाड़ी जावेद इलियास इसी क्लब से वाबस्ता थे। फिर ये है कि मैं 84 में मैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का सदर मुंतखब हुआ। तो 91 तक मैं मुल्तान का सदर रहा। फिर 91 से लेकर 98 तक मैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन रहा और मेरे साथ मौलवी सुल्तान आलम अंसारी साहब मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के सदर रहे। अच्छा, जर्नलिज्म के कोई ताड़े ऐसे वाक़यात कोई कड़ी जी है कोई खबर तुसा ऐसी बनाई हो जिसको बने तक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस थी हो, या कोई ऐसी खबर जिसको तहरीर करन लग्या लिखन लग्या बहुत ही ज़्यादा दुख थिया हो? मैंने अपने कैरियर रिपोर्टिंग का जो आगाज़ है हमीद अख्तर साहब की सरपरस्ती में 1978 में किया। तो मेरी रिपोर्टिंग में आते ही
पहला वाकया आते ही जो पहला वाकया पेश आया वो जहानिया केस था। जहानिया में मुल्तान की एक मशहूर मिल थी, गौसिया फ्लोर मिल, उसके मालिक थे खिजर हयात। उनकी वहाँ जहानिया के वो रहने वाले थे, तो जहानिया में उनकी 4.5 एकड़ अराजी थी। तो वहाँ के जो वडेरे थे, जो बाद में वहाँ के MPA भी बने, मलक अरशद मेतला, वो बड़ा जालिम किस्म का ज़िम्मेदार था। तो उनकी फुफ्फी ने वो 4.5 मरबे ज़मीन जो थी वो खिजर हयात के पास फ़रोख्त कर दी। जब फ़रोख्त की तो उसको उसका इस रंज पहुंचा, ये ज़मीन मुझे हासिल करनी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे पंजाब से गुंडे बदमाशों को बुलाकर अरशद मेतला ने वहाँ अपने इलाके में इकट्ठे किए, जिनमें मुल्तान के नामी गिरामी आदमी जो अपने केसेस की वजह से फांसी चढ़ गए, सादत बलोच, उसमें सादत बलोच मशहूर थे। एक मुल्तान के नामवर बदनाम किस्म के बदमाश थे, इकबाल बाली, वो थे। इस तरह पूरे पंजाब से उन्होंने बदमाश बुलाकर वो जिस जगह वो ज़मीन थी जहाँ उनके मुजारे बैठे थे, वहाँ जाकर उन्होंने अरशद मेतला ने हमला करवाया। सर्दियों, जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी थी। तो उन्होंने तमाम 4.5 साल के बच्चे से लेकर 3.5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के जो बूढ़े थे उनको रस्सियों से बांधा, उनकी मुश्कें कसी, ट्रालियों में फेंका, और जहानिया के शहर के अंदर से जो थाना जहानिया था, जिसके SHO चौधरी असलम थे, उनके सामने से वो ट्रालियों में भरकर रस्सियों से बांधकर वो लेकर उन्होंने जहानिया से जाकर 3-4 मील बाहर जाकर इन सब को खेतों में फेंक दिया। ये इतना हौलनाक वाक़या था कि 10 दिन तक किसी जहानिया के किसी अखबार नवीस को या मुल्तान के किसी अखबार नवीस को हौसला नहीं हुआ, ज़रूरत नहीं हुई उस मर्द अरशद मेतला की वजह से कि वो इस वाक़ये के बारे में खबर दे सके। उस वक़्त हमीद अख्तर साहब ने मुझे डिप्यूट किया कि आप यहाँ से टैक्सी लें और वहाँ जाएं। तो मैं फ़ोटोग्राफ़र के तौर पर मरहूम अनवर अमरोहवी साहब को, जो मुल्तान प्रेस क्लब के सदर अपने मैनेजर थे, शादाब अनवर और शहजाद अनवर, और ये जो ज़फ़र इकबाल फ़ोटोग्राफ़र हैं, इनके वाले साहब को, ये इमरोज़ के हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे। इनको हम टैक्सी लेकर वहाँ गए तो चक नंबर 109 10 आर का ये वाक़या था। वहाँ जाकर एक मामूली पॉलिटिकल वर्कर से लेकर MNA अब्दुर्रहमान वाला, ज़फ़रुल्लाह वाला, ये उस ज़माने में कौमी असम्बली के मेंबर थे, इन सब के मैंने इंटरव्यू करके वो फिर स्टोरी। तो जब उनको ये पता चला अरशद मेतला को कि यहाँ इस किस्म का कोई अखबार नवीस आया और वो सारी रिपोर्टिंग करके गया, तो उन्होंने गाड़ियों में हमारा शुजाबाद अपने मखदूम रशीद तक ताक़ब किया और रास्ते में 2 मरतबा हमारी टैक्सी को हिट करने की और हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हम बच निकलने में कामयाब हुए। वो हमने स्टोरी शाये की। तो वो उसमें दिलचस्प बात यह है कि उस वक़्त मार्शल लॉ था और मेजर जनरल एजाज़ अजीम मुल्तान के डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और अरशद मेतला जो थे उस वक़्त इतना बासर ज़िम्मेदार था कि उस वक़्त जो यूसुफ खटक सरहद के साबिक़ गवर्नर थे वो उनके कज़न थे, और मिलिट्री में 3 जनरल सिटिंग जनरल उसके रिश्तेदार थे, और बेशुमार ब्रिगेडियर उसके रिश्तेदार थे, और मार्शल लॉ था। और हमारा अखबार बराह रास्त उनके अंडर था, नेशनल प्रेस ट्रस्ट का था, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लेकिन मैंने इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं की, और फिर बाद में ये केस मिलिट्री कोर्ट में चला, और जब तक उसको सज़ा नहीं हुई उस वक़्त तक मैं इसको परस्यू करता रहा। इस दौरान उन्होंने हर किस्म की धमकियाँ दी, सब कुछ किया, सुलह सफाई भी कोशिश की कि किसी तरीके से मैंने जो कुछ लिखा है मैं ज़रा सख्त में ज़ुबान में लिखता था। तो उन्होंने दरमियान में ये कहा कि आप इसको ज़रा गलत लिख रहे हैं आप। तो उसकी अरशद मेतला की सिफारिश के लिए मेरे साथ मेरे ही दोस्त मज़हर आरफ साहब आए थे, थोड़ा सा मुझे कूल डाउन करने के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि उसने कहा जी आपने जो कुछ लिखा है वो गलत लिखा है। मैंने कहा जी हर शख्स दुनिया में झूठ बोल सकता है, लेकिन 3.5 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता।
मैंने 3.5 साल 4.5 साल के बच्चों से जो बयान लिया वही बयान है जो 70 साल के बूढ़े का है। तो उस पर जनाब उन्होंने फिर ये अपने मैंने कहा ये नामुमकिन है कि मैं जो लिख चुका हूँ उसके बारे में ये कहूँ कि मैंने गलत लिखा है। मैंने जो कुछ लिखा है उस पर सही लिखा है। और फिर बाद में ये मैं मुख्तसरन ये बताता हूँ, बाद में मिलिट्री कोर्ट में केस चलता रहा, मेरी बार बार मार्शल हेडक्वार्टर पे तलबी होती रही। एक बात मैं बरमला तौर पर अक्सर कहता हूँ कि मैंने इतने बड़े कैरियर में अगर किसी को सही मानों में एडिटर तस्लीम किया है तो मैंने हमीद अख्तर साहब को तस्लीम किया है। जब बार बार मेरी मार्शल हेडक्वार्टर में तलबी हो रही थी, उन्होंने खुद मुझे भेजा और जाते हुए जो एक फ़िक्रा कहा उसकी बुनियाद पर मैं कहता हूँ मैं उनके अलावा किसी को एडिटर तस्लीम नहीं करता। उन्होंने जाते हुए मुझे ये कहा कि आप जो मुनासिब समझते हैं जाकर बयान दें, लेकिन वहाँ मार्शला के अफसरों को जाकर ये क्लियर करके आएँ कि इमरोज़ में जो कुछ छपा है उसकी एक एक सत्र का ज़िम्मेदार हमीद अख्तर है। जी सलीमी साहब ताड़ नाल गुफ्तगू दा सिलसिला जारी रहा सी। नाज़रीन रशीद अरशद सलीमी साहब साडे नाल मौजूद हैं पे उन्हां दी ज़िंदगी दे जेहड़े मुख्तलिफ अहम वाक़यात हैं, दिलचस्प जेहड़े वाक़यात हैं तुसां तो उन्होंने ताड़ी गोशगुजार कीते। असां जेहड़ा है ताकि इनसे एक ब्रेक तो बाद उन्हां दी ज़िंदगी दे मुख्तलिफ पहलुओं ते रोशनी पेशो कुछ उन्हां दी पर्सनल लाइफ के बारे च भी जान सो तुसां साडे नाल रहो। वेलकम बैक नाज़रीन, जिवें कि असां गुफ्तगू करदे पे रशीद अरशद सलीमी साहब दे नाल साडे नाल मौजूद हैं। सानू ना गुफ्तगू दा सिलसिला अग्गू दा वधने से। अच्छा रशीद अरशद सलीमी साहब ये दसाओ कि तुसां स्टूडेंट लाइफ दे विच ही फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी ते बे मुख्तलिफ लिखारें दी किताबां तुसां पढ़नी शुरू कर दित्तियां, शायरी दे नाल अदब दे नाल ताड़ा बहुत सारा लगाव है। खुद भी कुछ तहरीर करने की कोशिश की थी तुसां? मैं जब कॉलेज में तालिब इल्म था तो उस वक़्त शेर व शायरी थोड़ी बहुत करते थे उर्दू और पंजाबी में। उसके बाद फिर ये इस प्रोफेशन में पड़ गया, ये इसमें इतना टफ और डिफ़िकल्ट काम होता है, उसके बाद फिर इस तरफ कतन ध्यान नहीं रहा। अच्छा, केड़ी किस्म की शायरी जी है तुसा खुद भी मतलब रेंदे आवे, कोई सा कोई शेर कोई याद होवे तो कोई साडे नाल भी शेयर करो, साडे नाज़रीन नाल भी शेयर करो। कि एक मुख्तसर सी गज़ल है कि ज़िंदगी के हैं रास्ते ऐसे, ज़िंदगी के हैं रास्ते ऐसे, गैर आबाद मेरा दिल जैसे, दिल जला हम जले मगर फिर भी तीरगी चारसू रही कैसे, जो भी मिलता है जो भी देता है दुख ही देता है, हम तो पत्थर के लोग हों जैसे, राहते दिल के वास्ते अरशद, दोस्ती की हिंदनों में से। अच्छा सलीमी साहब ये दसो कि तुहाडी जिंदगी जिहड़ी है वो सहाफत दे विच ही गुजरी है। सहाफियां दे हकूक की तुसां बड़ी तवील जदोजहद कीती है, ट्रेड यूनियन दा जिहड़ा किरदार है पिया वो तुसां क्या दिंदे पे अपनी ज़िंदगी दे विच? क्योंकि जब मैंने 67 और उसके आखिर में काम शुरू किया तो उस वक़्त आज़ादी सहाफ़त के लिए और प्रेस आर्डीनेंस एक जारी किया हुआ था, उसकी तनसीक के सिलसिले में पूरे मुल्क में तहरीक चल रही थी। तो लाहौर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लीजेंड सदर मिनहाज बरना साहब की क़यादत में और निसार उस्मानी साहब की क़यादत में रोज़ाना हमारा जुलूस निकलता था, गवर्नर हाउस तक जाते थे। तो मतलब मेरे कैरियर के आगाज़ से ही मैं ट्रेड यूनियन में शामिल हो गया और इस तंजीम के साथ शामिल हुआ। अच्छा, ट्रेड यूनियन देखो चलदियाँ पैन लेकिन सरगर्मियाँ जड़ियाँ हैं उदियाँ ख़त्म थीते रह गए, इदी वजूहात ये हैं कि हम इस चीज़ में फ़र्क महसूस नहीं कर रहे कि ट्रेड अपनी यूनियन का रोल क्या है और प्रेस क्लब का रोल क्या है। हमने प्रेस क्लब को तमाम चीज़ों का हल समझ लिया। जो जर्नलिस्टों के हकूक़ हैं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है, उनको मराज से मालूम किया जा रहा है, इसका प्रेस क्लब से कोई ताल्लुक नहीं। ये सारा काम यूनियन का है। किवें फाल थी सकती ट्रेड यूनियन जी किवें फाल थी सकती है, तो क्या समझ देवे कि क्या करना चाहिए ट्रेड यूनियन नाल वाबस्ता लोगों को, क्योंकि तुसा पुराने सहाफ़ी भी है, पुराने यूनियनिस्ट भी है, तुसा क्या समझ देवे कि क्या करना चाहिए? तो जब तक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट इसमें जर्नलिज्म में नहीं आएंगे उस वक्त ये सूरत हाल बेहतर है। अच्छा, तुसा जड़ा है मुल्तान प्रेस क्लब का जड़ा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन जड़ा है वो तुसा बनाए,
तुसां क्या समझदे वे कि उहदे ते आइन ते मुकम्मल तौर ते अमल पैरा जड़ा है वो थींदे पे या नहीं थींदे पे? जिस शेक पे अभी तक अमल हो रहा है सिर्फ एक ही शेक है, और वो शेक है कि मैंने आइन में ये रखा था कि हर कीमत पर आपको इलेक्शन 7 जनवरी तक करवाने पड़ेंगे। तो अब कई साल से, जब से शकील अंजम साहब आए हुए हैं, तो उस वक्त से ये है कि सिर्फ इस शेक पे अमल हो रहा है। बाकी सारी कभी ये होता है कि 5 जनवरी को इलेक्शन हो जाते हैं, कभी 6 को हो जाते हैं, कभी इससे पहले भी हो जाते हैं। और उसमें मैं सख्ती से ये किया हुआ था, जो पाकिस्तान के किसी अदारे में नहीं है, कि उसमें ये रखा है कि अगर कोई 7 जनवरी तक इलेक्शन नहीं कराएगा तो जो इलेक्शन कमेटी है वो टेक ओवर कर लेगी, वो 2 माह के अंदर इलेक्शन करवाकर नई बॉडी को चार्ज दे देगी। तो ये एक शेक है। बाकी अगर ये चीज़ों पे अगर अमल दरामद हो तो उससे प्रेस क्लब के और जर्नलिस्टों के वकार में इजाफा होगा। अच्छा सलीम साहब, सहाफ़ी की जी जिंदगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त को आग गिनो ड्यूटी के हवाले नाल भी तुसा जड़ा है अपनी लाइफ को दे सारे मराहल भी गुजारे, शादी भी की थी, मोहब्बत भी की थी? नहीं, कोई ख़ास नहीं। शादी तो अरेंज मैरिज की थी? हाँ, अरेंज मैरिज वाले साहब। जिंदगी दे विच कोई ऐसा वाकया जड़ा ताको कड़ई ना बोल सकता हो, कोई खुशी का ऐसा लम्हा होता जड़ा ताको कड़ई ना बोल सकिया हो, कोई ऐसा वाकया? कई वाकयात ऐसे हैं। ये एक तो मुझे रियल खुशी जो मतलब सारी ज़िंदगी मैंने महसूस की वो ये है कि मैंने नेक नियति से, दयानतदारी से काम किया। जब आप नेक नियति और दयानतदारी से काम करेंगे तो आपका ज़मीर मुतमईन होगा। अब जब से मैंने प्रोफेशन शुरू किया है मैं पैदल फिर रहा हूँ, और ये है कि मैं अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो आपकी औलाद भी आपकी ताबेदार होगी, सब कुछ होगी और औलाद पढ़ेगी। अब मेरी 2 बेटियां प्रोफेसर हैं, तीसरी बेटी एमए इंग्लिश की है, बेटा मेरा केमिकल इंजीनियर है, वाइफ मेरी एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर रिटायर हुई है, बहू मेरी नश्तर कॉलेज में डॉक्टर है। तो ये मेरे लिए बड़ी तमानियत है। और फिर ये है कि इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है कि मुल्तान छोड़ इस्लामाबाद तक जो बड़े बड़े अदारे हैं, उन अदारों के जो की पोस्टों पे बंदे बैठे हैं, मेरे लिए फ़ख्र है कि वो उनमें से बेशतर मेरे शागिर्द हैं। अच्छा सलीम साहब, सहाफ़ी को बहुत ही टाइम ही कह नहीं होता कि कोई पर्सनल लाइफ हो, अगर कोई सहाफ़ी है तो उसकी पर्सनल लाइफ कह नहीं, तो तुसा अपनी पर्सनल लाइफ को किमें टाइम दिता, फुरसत के लम्हात जड़े हैं क्या? क्योंकि ताड़ी जी मिसिज हैं वो भी प्रोफेसर हैं, हुण रिटायर्ड थे, पर्सनल लाइफ को किमें मैनेज किया गया? मैं मतलब इतनी टाइट मैंने लाइफ गुजारी है कि एक ज़माना था, 1-2-3 साल का गैप दौरानिया ऐसा था कि जब मैं 4 ओहदे मेरे पास थे। मैं प्रेस क्लब का सदर था, मैं साबरिया क्लब का सदर था, मैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का सदर था, और मैं मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर था। और चारों को मैं बैक वक्त टाइम देकर मैंने ये सारी जिम्मेदारियां निभाई और बतरीके आसन निभाई, और अच्छे खिलाड़ी पैदा किए, अच्छे लोगों के लिए अच्छे फंक्शन किए, प्रेस क्लब में अच्छे फंक्शन किए, और किसी किस्म की मतलब वो नहीं की, और अपने नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी लाइफ गुजारी। तो मिसिज दे शिकवे शिकायत किवें दूर कीते कि तुसा टाइम ही नहीं देंदे, तुसा हर टाइम अपनी लाइफ दे विच वो ये है कि जब दफ्तर से फारग होता था 11 बजे, तो 11 बजे मैं तकरीबन घर पहुंचता था, तो फिर उसके बाद अगले दिन शाम तक अगर कोई और मसरूफियत नहीं, मैं बेशतर वक्त घर पे गुजारता बच्चों के साथ। अच्छा, तुसा बहुत सारे सलीम साहब खिलाड़ी जड़े मुतारफ़ करवाए, इंजमाम को भी तुसा मुतारफ़ कराए, तुसा खुद भी जारी कर खेड़ते हो क्रिकेट, तुसा आप क्यों नहीं मतलब इस साइड पे गए? मतलब है कि हम स्कूल लेवल पे खेले, कॉलेज में थोड़ा सा खेले, तो उसमें यह है कि ज़्यादा हमारा पढ़ाई की तरफ तवज्जो ज़्यादा थी, क्योंकि अभी जब मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट का सदर भी था, नए बच्चे आते थे, लड़के आते थे, तो मेरी प्रायोरिटी उनको और मेरी हदायत और नसीहत ये होती थी कि तालीम पहले। मैं उन खिलाड़ियों को ये कहता था कि पहले आप तालीम हासिल करें, उसके बाद आप गेम पर तवज्जो दें। और ये मैं मिसाल देता था कि भाई देखें कि पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान भी थे और पाकिस्तान टीम के कप्तान जावेद मियांदाद भी थे, लेकिन जब दोनों गुफ्तगू करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन पढ़ा लिखा है
اور کم پڑھا لکھا. بحیثیت صحافی, بحیثیت تجزیہ کار, میں تیرے کو یہ پوچھنا چاہ سا کہ عمران خان کا ذکر ہے. عمران خان کو جویں وہ کرکٹ دے میدان دے وچ جڑا ہے انہیں اپنا آپ منوائے, اج کل وہ سیاست دے میدان وچ بہت زیادہ انہیں جماعت کو جڑا اسپیشلی یوتھ والوں بڑی پذیرائی بھی ملتی پئی ہے. تو کیا سمجھتے ہو کہ ایک بحیثیت پولیٹیشین جڑا ہے وہ ایک کردار جڑا ہے وہ چینج کا جڑا نعرہ لیندے وہ چینج کن کے آ سکتے, تو تڑا کیا تجزیہ ہے وہ بارے سے؟ اس کے عزائم تو ہیں, عمران خان کے عزائم تو ہیں, کرنا بھی چاہتا ہے. وہ پیپل پارٹی جس کو لوگ پسند نہیں کرتے, لوگوں کی خواہش ہے وہ دوبارہ نہ آئے, لیکن اس کی پالیٹکس کی وجہ سے اور نون لیگ کے خلاف مسلسل کریٹیسائز کرنے کی وجہ سے وہ پیپل پارٹی کو فری ہینڈ دینا چاہتا ہے. جی ناظرین, رشید ارشد سلیمی صاحب دے نال ساڈا گفتگو دا سلسلہ جاری ہے پیا. اتنا کہ ایک بریک تو بعد والا حاضر سندے. ویلکم بیک ناظرین, سارے موجود ہیں رشید ارشد سلیمی صاحب, انہوں نے گفتگو کا سلسلہ ساڑا جاری ہو ساری ہے پیا. سلیمی صاحب یہ دسو کہ صحافی دا جڑا ایک وقار ہے پہلے بہت زیادہ ہے, اج معاشرے دے وچ کوئی احترام و عزت حاصل کہ نہیں, کیڑی ایسی وجوہات ہیں یہ پیچھے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جرنلزم میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کم تعلیم یافتہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی اس پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کوئی نہیں, وہ صرف کمائی کی غرض سے آئے ہیں, بلیک میلنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو جب آپ اپنے پرائرٹی جو اپنے پروفیشن کی طرف نہیں رکھیں گے تو آپ کے پروفیشن میں آپ کی وقار اور ڈگنیٹی قائم نہیں رہ سکتی. آپ کی جب آپ اس رپورٹنگ کرتے ہیں یا جرنلزم کا کام کرتے ہیں تو آپ جتنے آپ کے لوگوں سے سماجی تعلقات ہیں اس کو آپ نظر انداز کریں, اس کو یہ سمجھیں کہ یہ میرے واقف ہی نہیں ہے, اور آپ کی پورا دھیان جو ہے اپنے پروفیشن کی اس کی طرف ہونا چاہیے, تو پھر آپ کا وقار بحال ہو سکتا ہے. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی رپورٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں میں کافی فرق ہے کہ پرنٹ میڈیا میں اصل میں زیادہ تر جس چیز پہ توجہ ماضی میں دی جاتی تھی, اب بھی بہت کم اداروں میں ایسا ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں اپنے تحقیق کی طرف توجہ زیادہ تھی کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے آپ شائع نہ کریں. پھر ہمارا ضابطہ اخلاق جو ہے جرنلزم میں وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کے طرف سے کوئی چیز غلط شائع ہو جاتی ہے تو آپ پابند ہیں کہ جس فریق کے بارے میں آپ شائع کرتے ہیں اس کا وضاحتی بیان دیں. آج کل یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, وہ آپ غلط چیز چھاپ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی آپ عدالت میں چلے جائیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہماری ڈیڈیکیشن, اور دوسرا میں بنیادی طور پہ اکثر کہتا ہوں کہ جرنلزم میں جب آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ کو شاید عجیب سی لگے, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے کیریئر کی بہتری کے لیے وہ یہ ہے کہ جس بندے سے آپ بات چیت کر رہے ہیں, کوئی معلومات حاصل کر رہے ہیں, تو آپ دل میں یہ سمجھیں کہ یہ شخص 100% جھوٹ بول رہا ہے. اس کو ظاہر نہ کریں, لیکن یہ سمجھیں کہ یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے. اس کی جو وہ کہہ رہا ہے نوٹ ضرور کریں. اس کے بعد اپنے طور پر 2-3 ذرائع سے اس کی تحقیق کریں. جب تک پوری تحقیق نہ کریں, اگر بڑی خبر بھی آپ کے پاس ہے, اگر اس میں 100% تحقیق آپ کی شامل نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خبر مس کر دیں, لیکن غلط خبر. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا سلیمی صاحب کہ ملتان جڑا ہے, ملتان شہر وہ قدیمی شہر ہے پیا, تساں ایک کیویں ڈٹھائی جڑا تساں رپورٹنگ کریندے ہو, جڑا تساں ملتان کو ڈے آوے ملتان وہ والے کیویں آج دا ملتان کیویں, کیا فرق, کیا تبدیلی آئی؟ اس میں بہت زیادہ فرق ہے. میں 1951 میں ملتان آیا تھا. انڈیا سے جب یہ تقسیم ہند ہوئی, پاکستان بنا, تو وہاں سے مائیگریٹ کر کے کچھ عرصہ ہم لاہور رہے. اس کے بعد 1951 تک ہم ملتان پاک پتن رہے. 1951 میں جب میں یہاں آیا تو اس وقت جو اس کی آخری چنگی تھی ملتان کی وہ کچہری چوک تھا, اور کچہری چوک تک کوئی آدمی حوصلہ نہیں کرتا تھا 5-4 آدمیوں کے ساتھ شامل نہ ہوں تو وہ اکیلا جانے کا حوصلہ نہیں کرتا تھا.
یہ سارے علاقے بالکل ویران تھے اور کسی قسم کا جس جگہ ہم اس وقت بیٹھے یہ جو ہمارے علاقے ہیں کچہری سے لے کر سورج میانی تک، اسی طرح نویں شہر سے لے کر اپنے نشتر تک، یہ سب اناروں کے باغات تھے. یہ اناروں کے باغات کاٹ کر یہاں نشتر کالج تعمیر ہوا، نشتر ہسپتال تعمیر ہوا. تو یہ ہے. اور دولت گیٹ قلعہ بالکل سنسان تھا اور قلعے کے اوپر یہ تھا کہ 1955 تک کی کنڈیشن یہ تھی کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ تمہیں قلعے پر چھوڑائیں گے. تو آج یہ ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں ہم نے سیر کے لیے قلعے پہ جانا. اچھا سلیمی صاحب، آخر دے وچ کوئی میسج، کوئی پیغام تساں دینا چاہو ساڑے ناظرین کو؟ پیغام یہی ہے کہ ہم نے بڑی زبردست لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے. تو ہم سب کو ہمارے 24 گھنٹے ہمارا جو ورکنگ ہے، جو ہمارا کام ہے، ہماری پرائرٹی اس چیز کی ہونی چاہیے کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے اقدامات کریں اور اس کے لیے جو کچھ آپ قربانیاں دے سکتے ہیں وہ قربانیاں دیں. کیونکہ یہ اپنے جو وطن ہیں اور مسلمانوں کا وطن بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے اور بیرونی طاقتیں، کافی بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. ہمیں مل جل کر اتحاد پیدا کر کے ان تمام سازشوں کو ختم کر سکتے. بہت شکریہ تہاڈا رشید ارشد سلیمی صاحب، تساں صاحب اپنا قیمتی وقت دیتا. ناظرین تساں گفتگو سنی رشید ارشد سلیمی صاحب دی. باکمال صحافی تے باکمال شخصیت دے مالک ہیں. انہوں نے ادبی تے حوالے دے نال بھی جڑا انہوں دا لگاؤ ہے، انہوں دی زندگی دے جڑے مختلف پہلو ہیں اور تساں ڈٹھے تے انہوں دا جڑا پیغام ہے اسپیشلی نویں نسل کتے ہے کہ جڑا پاکستان دے کتے مختلف قربانیاں جڑیاں دتیاں گئیں ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਜ਼ਹੀਰ کو دے سو اجازت، اگلے پروگرام تک آپ سونے دے والے ہیں.